वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं ना बच्चों। अगर मास को डिवाइड कर दे वॉल्यूम से तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। यस सर। है ना, यस सर बोल रहे हो। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, कि एक वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, तो इसको बोलते थे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको रो से डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार से अब हम देखो डिफाइन करेंगे कि चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज का डेंसिटी किस तरीके से वेरी कर रहा है। अब इसमें तीन टर्म्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि अगर कोई वन डायमेंशनल मतलब थिन रॉड मान लो, है ना, बहुत पतला थिन रॉड या स्ट्रिंग या धागा या कुछ भी मानो, जिसका अब बोलोगे 1D एक्चुअल में तो अगर ज्योमेट्रिकली देखो तो एक लाइन सेगमेंट या लाइन हो, केवल मैथ के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो उसका थिकनेस क्या होगा, 0, है ना भाई। जो 1D है उसका 2 और 3 डायमेंशन में तो कुछ होगा ही नहीं। केवल ऐसी फिगर जिसको डिफाइन करने के लिए एक डायमेंशन चाहिए तो वो 2D में 3D में तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, है ना। बट फिर भी हम बात करते हैं थिन रॉड की, थिन थ्रेड की, स्ट्रिंग की, उन सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनको लीनियर चार्ज डेंसिटी में कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो लेंथ वाला डायमेंशन है ये दिस लेंथ इज फार ग्रेटर देन इसका ब्रेड्थ एंड इसका हाइट। तो इसका कुछ हाइट रहा होगा, ये छोटू सा हाइट ऐसे, और ऐसे 3D में देखोगे तो इसी इतना सा ही उसका थिकनेस होगा। तो वो थिकनेस इसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम बोल देते हैं कि दिस इज 1D अरेंजमेंट या 1D फिगर या 1D ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशन। तो प्रैक्टिकली अगर बिल्कुल थियोरिटिकल बात करो तो 1D अगर कोई चीज होगी तो आपको 3D स्पेस में दिखाई नहीं देगी, है ना। अब बोलते हैं स्ट्रिंग को वन डायमेंशनल ले लो, बट स्ट्रिंग तो 3D स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है जी, फिर वो 3D हुआ कि 1D हुआ, 3D हुआ ऑब्वियसली। बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पजेज जो उसका डायमेंशन का वेरिएशन आएगा या जितना उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये लेंथ के अलोंग जितना वेरी करेंगी उतना ब्रेड्थ और हाइट के अलोंग नहीं करेंगी वेरी। तो इसीलिए इस तरीके की चीजों को प्रैक्टिकल नजरिए से जब देखते हैं तो उसको 1D मान लेते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बैक ऑफ द माइंड कहीं रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब ये स्ट्रिंग होगा या थिन रॉड होगी या इस तरीके की चीज होगी, उस पे मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लो इसका एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ये चार्जिंग केबल है तो इसकी लेंथ इज फार ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ और वो। तो अगर इस पे चार्ज आए, मैं इसको ऐसे घिस रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे घिस रहा हूँ तो ये फ्रिक्शन हो रहा है ना। अब इस पे कुछ चार्ज मान लो इंड्यूस हो गया, अब मैंने हाथ से किया था, मैं किसी कपड़े से या सिल्क क्लॉथ से करूंगा तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब उस चार्ज को आई वांट टू कैलकुलेट पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूं तो दैट विल बी डिफाइंड बाय द विद द हेल्प ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी कि किसी 1D फिगर में ऐसी तरीके के 1D, अब ये है तो 3D भाई, 3D स्पेस में दिख रहा है तो 3D है, बट इसका लेंथ इज फार ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ एंड थिकनेस, तो इसलिए इसको 1D कंसीडर करते हैं फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है तो मैं बताऊंगा कि इसके 1 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना चार्ज है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सच फिगर्स विच आर फार, जिसका डायमेंशन किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा हो, उनको 1D बोल देंगे। तो उसमें डिफाइन करना है तो Q/L बोल देंगे, यानी कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है जी, उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर से समझ भी आता है कि स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा से इसको डिफाइन किया जाता है। समझ गए? यस यस देखो अब तक आपको कूलम्बिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा चार्ज की वैल्यू दे दी गई थी, बट कभी कभी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देगा और किसी डायरेक्शन किसी तरीके से आपको उसका लेंथ दे देगा। तो मान लो मैं आपको बोलूं, देखो इसी 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 नजरिए से बोलूं कि भैया एक ये है, ये रॉड है, इसकी लेंथ जो है, लेंथ इसकी दिस लेंथ इज 2 मीटर्स, ठीक है बच्चों। और मैं लैम्डा डिफाइन कर दूं कि लैम्डा इज 3 कूलम्स पर मीटर, कूलम पर मीटर आएगा इसका ऑब्वियसली यूनिट। तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा इस पे? 6 3 कूलम्स पर 1 मीटर में 3 कूलम, तो 2 मीटर में 6 कूलम। तो चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस रॉड या इस स्ट्रिंग या इस लेंथ पे कितना होगा जी? 6 कूलम। तो ऐसे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो आपको जब डेटा गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में ये क्यों बताने के लिए ही इस तरीके के लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? कुछ इसमें आई फाई नहीं था, सिंपल। यस अब लेंथ की बात हुई, अब 2D फिगर आ जाए, एरिया की बात हो रही है जी, सरफेस की बात हो रही है। ये पूरा का पूरा सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ये इसने बार बार दिखाया है क्योंकि इसने स्फीयर ले लिया है जी,
ठीक है, अगर ये मान लो सर्कल लेते तो ये सर्कल पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एरिया जब बात हो रहा है, अब इसको आप मानो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 3 pi r cube क्या होता है, 4 पाई upon 3 pi r cube. 4 क्यूब pi हो r जाएगा बच्चे, एरिया तो स्क्वायर क्वांटिटी है, 4 पाई आर square. स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रहेगा, क्योंकि डायमेंशन अगर आर क्यूब कर दोगे तो यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब, और क्यूब, मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो क्यूब में नहीं जाएगा, स्क्वायर में रहेगा, बाकी जो भी रहे 4 पाई आर स्क्वायर रहता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कोई भी स्फेरिकल चीज है उसके बाहर वाला जो एरिया है सरफेस एरिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और आर उसका होता है रेडियस। तो ये बाहर वाला एरिया है जितना भी, इसको इमेजिन करो, मेरा बॉल कहाँ गया है, तो मैं तुम्हें दिखाया करता था, मिल नहीं रहा, चलो इसमें क्या कल दिखाएंगे। तो ये इसके बाहर वाला एरिया, जैसे अभी इसको देखिए, ये माइक है, इसके बाहर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये स्फेरिकल होता तो ये बाहर वाला एरिया है, उसी को बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और इस पे अगर चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं आपको बोल दूं कि भैया सिग्मा है, सिग्मा से डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और सिग्मा की वैल्यू दे दूं कि सिग्मा इज 3 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में बात हो रही है क्योंकि एरिया की बात करें, और एरिया है जी 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू दे दी कि आर इज इक्वल टू 1, तो मैं इससे 1 रख के एरिया हो गया 4 पाई, है ना, आर 1 1 आया। तो अब टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर क्यू इज इक्वल टू जितना इसका एरिया इनटू सिग्मा, सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी 3 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो कितना आया बेटा 12 पाई, 12 पाई यूनिट क्या आएगा, कूलम्ब, कूलम कूलम्ब आएगा चार्ज, है ना, तो 12 पाई कूलम्ब आ गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इनडायरेक्टली, अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया जाए तो हो जाएगा। Yes, sir. अब बेसिक ज्योमेट्री हम सबको पता है, क्यूब दे देगा तो उसका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, वो दे देगा क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड दे देगा तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, कोन दे देगा तो अलग कर लेंगे, स्फीयर दे देगा तो अलग कर लेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन दे देगा तो हम कर लेंगे, ये सब चीजें हम, वॉल्यूम का तो हमें पता है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है, नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी गोज, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जब क्वेश्चन करो तो जैसे गिवन डेटा लिखते हैं ना, तो उसी में लिख लो, ऐसे मत लिखो सरफेस चार्ज, सीधा लिखो सिग्मा इज इक्वल टू ये, बात खत्म। तो जब ये करते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, कुछ बच्चे करते हुए, बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो नहीं करते वो ये फॉलो करना। थर्ड वन आता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर क्या करोगे, देन यू हैव टू डिवाइड बाय द चार्ज बाय वॉल्यूम, सिंपल है। और यूनिट क्या रहेगा इसका, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, है ना, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी था जी, उसी प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। जब मास को डिवाइड किया वॉल्यूम से तो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी आया, इसको हमने रो बोला था, और इत्तेफाक से इसको भी रो ही बोलते हैं, और यहाँ भी क्यू बाय वॉल्यूम ही है, यहाँ मास बाय वॉल्यूम था, चार्ज बाय वॉल्यूम है, सिंपल सी बात है। रो से डिफाइन करेंगे चार्ज बाय वॉल्यूम, यूनिट वहां क्या था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इधर कूलम्ब पर मीटर क्यूब, खत्म बात, इतना सा है, ठीक है। चार्ज स्फीयर है, अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 pi है ना, यहाँ पाई आर क्यूब आएगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे मुझे चार्ज डेंसिटी, मैं बोलता हूँ यार कि रो चार्ज डेंसिटी इज 3 कूलम्ब पर मीटर क्यूब, तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट टोटल चार्ज तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4/3 पाई आर क्यूब से। अब आर अगर 1 रहेगा तो 1 क्यूब आ जाएगा, मान लो मैं आर बोल देता हूँ कि रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 1 मीटर, तो उसको रखोगे तो सीधा सीधा है, बस ऐसे निकाल लोगे चार्ज, 3 से 3 उड़ गया, 4 पाई, बस 4 पाई कूलम्ब हो जाएगा। Yes, sir. अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं किस चीज के, टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के, तो उस चीज में आप डिफरेंशियल फॉर्म भी याद रखना कि डी क्यू बाई डी वी, चेंज चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो अगर इंटीग्रेशन से निकालना पड़े, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम दे दिया जाए, वो दे दिया, वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अभी टारगेट नहीं करेंगे उनको, जरूरत पड़ी तो कर ले, ठीक है। तो उस केस में ऐसा रहेगा, ये डीवी बाई डी, ये क्या है, सिग्मा को फिर इस तरीके से लिख सकते हो, डी क्यू बाय पर यूनिट एरिया, ठीक है। और ऐसे ही सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल, कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ता है ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है।
लेकिन इसमें तो स्ट्रेट ही रहेगा, 1D मतलब 1D लाइन ही है, अब कितनी लंबी कितनी छोटी रहेगी, तो उसमें इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन आ नहीं सकता। एरिया में आ सकता है, क्योंकि एरिया में वेरिएशन, एरिया है, एरिया ट्राइंगल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, सर्कल का भी, तो उस केस में आपको निकालना पड़ सकता है। बट लाइन है, लाइन में क्या ही है, छोटी लाइन तो छोटा एल, बड़ी लाइन तो बड़ा एल, है ना, तो उसमें इंटीग्रेशन का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ओके। बट यस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफरेंट। कैसे हो सकता है, देखो थोड़ा वेरिएशन बता देता हूँ, फिर अपन लोग देखेंगे क्वेश्चन उत्तर में। ऐसा है, ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, अरे उड़ गया, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और धीरे धीरे वो चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है। तो ये डी क्यू में तो वेरिएशन आ गया ना बच्चों, यहाँ पे डी क्यू बाई डी एल, इसकी वैल्यू ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू जो यहाँ पे डी क्यू बाई डी एल है। समझ रहे हो ना? अब मैं इस केस में टोटल चार्ज निकाल लूं, तो एक्चुअल में तो यहाँ लैम्डा जो था इधर वो बड़ा है इधर वाले लैम्डा से, तो ऐसा वेरिएशन आ सकता है, कभी आए तो, लेकिन नीट में नहीं आता इतना जनरली, इतनी दिक्कत, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो वाले कंसेप्ट थोड़े डिफरेंशियल वाले हैं, उसमें तुम लोग थोड़ा आउट हो जाओगे, तो अभी उसको होल्ड करते हैं। ओके जी, तो ये समझ आया सबको, ये 3 तरीके आ गया? Yes, sir. Yes, sir. करो क्वेश्चन करो फिर। पढ़ लो इसको, कराऊंगा तो मैं ही। थोड़ा इसमें इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगा भाई, थोड़ा पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि फोर्स जो ये कूलम्ब्स लॉ है वो डिफाइन है पॉइंट चार्जेस के लिए, तो आप पूरे के पूरे चार्ज को एक साथ नहीं अज्यूम कर सकते, है ना। जो स्मॉल चार्ज क्यू है उसका डिस्टेंस जो x है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दीज डिफरेंट चार्जेस। तो एक बार क्वेश्चन बताता हूँ, फिर 1 मिनट लेना सब लोग समझना, फिर हम लोग ट्राई करेंगे इसको। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज्ड रॉड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो आपको ये रॉड दे रखी है, चार्ज्ड रॉड, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दिया लैम्डा, ओके, प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। अब ऐसे है, ये इसके कुछ दूर a दूरी पर इसके एक्सिस के अलोंग एक छोटा चार्ज Q है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा या रिपल्शन ही आएगा, सॉरी, इनके बीच में कोई भी फोर्स है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो? अब हमें ये तो पता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको, लेकिन वो पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन है कि ऐसा चार्ज होगा एक ये और दूसरा ये, और इनके बीच में डिस्टेंस होगा R, तब तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब देखो ये वाला तो पॉइंट चार्ज ठीक है कि ये Q दे रखा है ये वाला, लेकिन इधर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं हर एक पॉइंट चार्ज के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करूँ और फिर उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ता फिरूं, है ना भाई, पहले मैं इस वाले को ले लूं 1 वाले को, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, चौथे को, पांचवे को, लेकिन ऐसे तो इसमें करोड़ों चार्जेस होंगे, है ना। पॉइंट चार्जेस में बोलता हूँ कि कितने कितने चार्ज होंगे, बहुत सारे होंगे, करोड़ों होंगे, तो क्या मैं वही करता रहूंगा? नहीं, ऐसे केसेस में फिर काम आएगा इंटीग्रेशन, कि यार ठीक है आपने दे दिया लैम्डा, लैम्डा क्या दिया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को आई कैन राइट इट, कैसे लिख सकता हूँ लैम्डा को, कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? So Q upon length. Q upon L. चार्ज अपॉन लेंथ, Length. छोटा एल दे रखा है, ऐसे लिख सकता हूँ। और क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कोई बताएगा मेरे को? देखो लैम्डा को मैं अगर dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास dq आ जाएगा, यानी कि अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वाले पूरे के पूरे चार्ज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले रहा हूँ, जैसे हम करते थे ना, ये छोटा सा लेंथ ले लिया कि भाई मैं एक बार इस dx लेंथ के में जितना चार्ज है उस चार्ज का और इस q चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जो इतनी छोटी लेंथ में है, और वो लेंथ है dx। तो अब लैम्डा आपको दे दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्या इस लेंथ में जो चार्ज रहेगा इतना, वो लेंथ इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू dx रहेगा। सही बात है? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
ये dx से धुआं नहीं होंगे भाई, मान लो, छोड़ो, dx नहीं लिखते तुम, dx से घबरा जा रहे हो। मैं बोल देता हूं कि ये टोटल लेंथ तो l है, और इसका एक छोटा टुकड़ा पकड़ लिया मैंने, ये वाला, और इसकी लेंथ मैंने बोल दी कि ये है L1। ठीक है बच्चों, अब इस L1 में की दूरी में कुछ चार्ज इस वाले पार्ट में स्टोर्ड रहेगा। उस चार्ज को इफ आई वांट टू कैलकुलेट कि यार ये Q1 नाम का चार्ज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो जितनी दूर में चार्ज निकालना है उतनी लेंथ से लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टोटल चार्ज आ गया इस पे जो स्टोर्ड है। तो कैन आई कैलकुलेट इट लाइक दिस वे कि एक छोटा सा चार्ज Q1 फाइंड आउट कर लिया और फिर Q1 और Q के बीच में दूरी वो निकाल दिया फोर्स, तो ऐसे निकाल सकता हूँ। कितने बच्चे एग्री कर रहे हो कि हाँ सर ऐसे हो सकता है? ठीक है, तो अब ये L1 था, इसको उड़ाते हैं, यहाँ dx लिख देते हैं कि वेरी स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dl। तो यहाँ से l उड़ा तो यहाँ से भी dl उड़ा, तो यहाँ भी dx आ जाएगा। कि छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट दूं इस लेंथ के, और उनके बाद इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लूं, तो फिर मेरे को फोर्स मिल जाएगा। और इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाओ, इंडिविजुअल फोर्सेस ले लो और उन सबका समेशन कर दोगे, तो उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। कि इंटीग्रेट, छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर लो। तो dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया, उसमें जो चार्ज आया उसको Q1 की बजाय मैं dQ1 बोलूंगा, क्योंकि ये छोटा चार्ज है dq। तो फॉर द सिंपलिसिटी ये मान लेते हैं, पूरा मिटाते हैं। अब आपने ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है, छोटे से एलिमेंटल लेंथ में आप ले लो dx, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा उसको dq बोल दो, और उस dq को मैं बोल सकता हूँ कि dx लेंथ में होने वाले चार्ज की वैल्यू लैम्डा इंटू dx होगी, क्योंकि लैम्डा इज द लीनियर चार्ज है। ये हो गया। अब इस चीज को फॉर्मूला में फिट करो किसी तरीके से, फोर्स के में। वो कैसे करोगे बताओ? बताओ जी बताओ। k into lambda into dx plus into Q1 upon r square। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे की कहानी मैं छोटी सी लिख देता हूँ, थोड़ा इंट दे देता हूँ, फिर आप लोग सोल्व कर लें। तो यहाँ तक आप लोग एग्री कर रहे हो कि डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा dx। अब देखो मैं बोलता हूँ कि इसके ये dq चार्ज, ये वाला चार्ज जो इतने छोटे लेंथ में है, उसको चार्ज को बोला dq, और एक इधर वाला चार्ज q, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, कूलाम्बिक फोर्स बोले, उसकी वैल्यू मैं लिख दूं क्या कि ये छोटा सा ही होगा फोर्स, क्योंकि चार्ज ये छोटा है, तो इसको छोटा फोर्स लिख दिया df। ठीक है, ये किसके बराबर होगा भाई? कूलम्स लॉ बोलता है कि k इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज, ये हो गया dq। सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड dq है जी, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r कितना है? अभी हमने इनका दूरी डिसाइड नहीं किया, तो मैंने बोल दिया कि dx जो मैंने लिया वो एलिमेंट, वो इससे x की दूरी पे है। ठीक है, तो उसका मैं लिख दूं कि x स्क्वायर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, f इज इक्वल टू, ये फोर्स है, छोटा फोर्स है इसलिए df लिख लिया, क्योंकि ये चार्ज भी छोटा सा था, तो स्मॉल फोर्स होगा df इज इक्वल टू k, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, q1 फर्स्ट चार्ज, q2 तो dq ही था, अपॉन r स्क्वायर, r की जगह x है क्योंकि इनकी दूरी। अब इसको मैं सोल्व कर लूं, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर लूं, छोटे से एलिमेंट के लिए किया, फिर दोबारा इसको इंटीग्रेट कर लिया, बिटवीन द लेंथ, कहां से लेंथ? a से l प्लस a तक है ना भाई। इसकी दूरी, मिनिमम दूरी क्या है? ये वाली, ये दूरी है a, और मैक्सिमम दूरी क्या है, अपर लिमिट जिसको बोलते हैं, वो है ये a प्लस l। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आई कैन इंटीग्रेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेता हूं बिटवीन द लिमिट्स a प्लस l। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तुम लोग, इंटीग्रेशन जिसको आता है वो सॉल्व करो, आधा मिनट दे रहा हूँ, फिर आप खुद करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है टीट में, खुला भटका है तो आ सकता है भाई। कितने बच्चों को हवा नहीं लगी, क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, समझ तो आया। अभी करो इसको, इसको सोल्व कर लो। तो इंटीग्रेशन करोगे ना बच्चों, तो राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड का तो इंटीग्रेशन के बाद एफ ही आ जाएगा, फोर्स। तो ये तो ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज नथिंग बट फोर्स। तो इसी को आप लिखो, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर a प्लस एल तक, और किसका?
के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो के तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंस। ये क्यू और डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है और क्यू भी कांस्टेंट है, तो के क्यू बाहर आएगा, डी क्यू रहेगा। तो करो इसको। सर एक्स स्क्वायर भी तो बाहर आ जाएगा। एक्स बाहर आएगा, यस सर, बिकॉज अंदर डी डी क्यू के विद रिस्पेक्ट नहीं हो रही इंटीग्रेशन, क्यू यस के रिस्पेक्ट हो रही है, तो क्यू ही अंदर Yes. रहेगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यस नहीं आएगा। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, क्यू क्या है? ये वाला चार्ज, तो ये तो पहले ही फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है ना बच्चे। यस सर। तो मैंने आपके लिए छोटा सा हिंट छोड़ा था कि मुझे लगा तुम लोग कर लोगे। अभी देखो तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैंने बोल भी दिया क्यू बाहर आएगा। देखो बच्चों, अब डी क्यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है भाई? डी क्यू तो मैंने खुद डिफाइन किया है ना, डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स। dx तो रिप्लेस दिस डी क्यू विथ लैम्डा डी एक्स। के बाहर कर लो, क्यू बाहर कर लो, इंटीग्रेशन कर दो ए से ए प्लस एल तक का, किसका? लैम्डा डीएक्स बाय एक्स लैम्डा का। डीएक्स, हाँ लैम्डा डीएक्स का, लैम्डा डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा भी बाहर Yes, आ sir. जाएगा। लैम्डा इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू जो आपको गिवन है ऑलरेडी। यस सर, थैंक यू सर। करो करो सभी करो, थोड़ा थोड़ा छोड़ा था यार, करते रहो। कुछ अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे तो कर लोगे, अभी कुछ का नहीं आएगा वो थोड़ा सा हेल्प के बाद कर लोगे, इतना उम्मीद है यार मुझे तुमसे, तुम मस्त बच्चे हो। के आया, क्यू बाहर आ गया, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बचा ए से ए प्लस एल का, किस किस का बच गया जी? डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, है ना। लैम्डा डी एक्स आ गया डी क्यू की जगह, और के और ये तो फिक्स था, के फिक्स है 9 to 10 to the power 9, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी रहेगी जो भी है, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो भी फिक्स है। बाकी सारी वेरिएबल केवल एक्स है, क्योंकि ये वेरी करेगा, जो जैसे जैसे डीएक्स एलिमेंट का दूरी वेरी करेगा एक्स वेरी करेगा, और आप ये वेरिएशन है और डीएक्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर है। सर हो गया सॉल्व। क्या है आंसर जी? सर पर इसमें नेगेटिव साइन भी आ रहा है साथ में, कॉमन निकाल के। हाँ माइनस तो आएगा ही, कि अपर लिमिट ये लोअर और अपर करोगे तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। यस सर, इसका आंसर आएगा के क्यू एक्स ब्रैकेट 1 माइनस ए प्लस एल माइनस 1 बाय ए। ठीक है, मैं इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखता हूँ, जिनका ये आंसर आ जाए वो लोग एक बार हैंड रेज कर लेना। अरे यार रुको, इसका सिंप्लीफाइड आंसर ये आएगा शायद, जो है f इज गोइंग टू बी इक्वल टू के क्यू लैम्डा, ये तो हमारा कांस्टेंट था बच्चे, और इसके बाद जब इंटीग्रेशन कर लोगे तो 1 बाय ए माइनस 1 बाय एल प्लस ए। यही बना सर। यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, सर जिनका मैंने ये आ one- जाएगा इसका। Yes. हाँ, सर मैंने 1 बाय ए प्लस एल वाली टर्म पहले लिख ली थी। वो फिर इसलिए नेगेटिव, वो तो ठीक है यार, अपर जो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिंपल है। यस ये वाला, इसको इस तरीके से लिखना थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि ये वाली टर्म थोड़ी छोटी होगी, ये बड़ी होगी, बट ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। सात्विक ये ध्यान रखो ना यस सर। भाई, ये वाली टर्म थोड़ी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल ए है और यहाँ पे एल प्लस ए है, तो दिस इज गोइंग टू बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस, तो ओवरऑल आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। अब इसके बाद के स्टेप क्या है वो कुछ बच्चे कर रहे हो कि दिखा दूं आंसर? आज गला दुख रहा है, पता नहीं यार, नाक में तुम बहुत ज्यादा बोलता रहता हूँ ना, खुजली होने लगती है नाक में, पता नहीं अभी ड्राई मौसम चल रहा है शायद इसलिए ऐसा। ठीक है भाई, इसका आंसर देख लो, आगे क्या करना है। आपको पता है 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाय एक्स। कैसे पता है ना ये तो भाई, 1 बाय Yes, एक्स sir. स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर -2, और एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? एक्स की पावर एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा? एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, तो ये क्या होगा जी? एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो -1 का -1 रह गया और x नीचे आया तो ये आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर, ये तो कुछ गलत कर दिया मैंने, dx इज इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, ये होता है ओपन इंटीग्रेशन। अगर आप
किसी लिमिट्स में नहीं कर रहे, बट अगर लिमिट्स में कर रहे हो तो सी माइनस सी होकर सी तो उड़ जाएगा फिर। तो लिमिट्स में जब कर रहे हो तो केवल ये लिखो और अपर और लोअर बाउंड लगाओ, वैल्यूज डालोगे तो ये आंसर मिलेगा। कर लोगे अब? यस सर। Yes, sir. अब पता चला कि इसका लैम्बडा का मतलब कहाँ है, लैम्बडा का यूज कैसे कर सकता है एग्जामिनर, है ना? ऐसे सरफेस Yes, का भी sir. कर सकता है। जब आप एरिया के टर्म्स में, अब एरिया में क्या होगा जी, एरिया में मान लो आपको जैसे इसने ये दे दिया, एरिया में बोल दिया कि एक वाला ये वाला डायमेंशन तो फिक्स है 2 मीटर, अब इधर वेरी कर रहा है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी सरफेस वाला दे देगा, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ता रहेगा, तो वो हो सकता है। तो उसमें क्यू की वैल्यू उस तरीके से यूज करोगे, ठीक है? वॉल्यूम में भी ऐसे आएगा, बट वो थोड़े टफर साइड पे हो जाते हैं, ये थोड़ा इजी है। अब आगे बढ़ते, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, बता दो। ठीक है, इस बैच में वैसे थोड़ा अच्छे बच्चे की संख्या ज्यादा है। ठीक है भाई, कर लेना, जिनको नहीं आया फिर पूछ लेना, व्हाट्सएप पे भेज देना, तो मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा नहीं आया। तो इसी के साथ हमारी ये वाली यात्रा खत्म होती है, कहानी, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कर लें स्टार्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लेते हैं, आप लोग इतना बोल रहे हो, हम करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड कि यार चार्ज क्या चीज होती है, चार्ज के मेथड ऑफ चार्जिंग्स देख लिए, चार्ज की प्रेजेंस क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है। अब कुछ ऐसा देखेंगे कि चार्ज अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराता है, अपने आसपास की चीजों को ये कैसे फील कराता है कि सम चार्ज इज प्रेजेंट, है ना? देखो चार्ज से अट्रैक्शन आया, चार्ज से रिपल्शन आया, बट अट्रैक्शन या रिपल्शन से वो उसको फील कैसे होगा, आसपास की चीजों को वो इफेक्ट फील कैसे होंगे? जब हमने डिफाइन किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन किसी को याद है? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली क्या था? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल by virtue of which it can produce or it can experience the electric and magnetic effects, है ना? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करना या उनको एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी आ जाती है इस प्रॉपर्टी के द्वारा किसी भी मटेरियल के पास। तो अब बताओ कि जब वो एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोड्यूस भी करेगा और एक्सपीरियंस भी करेगा, बट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करने के लिए एक चार्ज पार्टिकल को अपना प्रेजेंस भी तो बताना पड़ेगा कि यस आई एम अ चार्ज पार्टिकल एंड आई एम हियर, है ना? तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, वो कैसे बताएगा? बाय Electric field. हाँ, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि कोई हेवनली ऑब्जेक्ट है भाई, मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास घूम रहा है कौन? उसका सैटेलाइट, Moon. उसको बोलते हैं मून, है ना? नेचुरल से द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ इज मून, ये हम सब लोगों ने पढ़ा है। तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। अब ऐसा कौन सा फोर्स है जो मून को अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर करता है या मून को रोके हुए है? दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। लेकिन अर्थ का होना या अर्थ का प्रेजेंस मून को कैसे पता चल रहा है इतनी दूर? बाय द प्रेजेंस ऑफ ये ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना भाई? उसमें ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल पुश लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड वहां तक जा रहा है ताकि उसको पता चल रहा है कि यस देयर इज समथिंग, अर्थ वहां पे प्रेजेंट। तो कोई भी मास है वो अपना प्रेजेंस बाय द वर्च्यू ऑफ बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, ये ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाता है। कोई भी मैग्नेट है या वो कैसे दिखाएगा? बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज है वो किस तरीके से दिखाएगा? बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक बात जानने वाली है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है? बोलो, क्या इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. आपको दिखता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या No, ऐसा sir. है कि हाँ? No, sir. नहीं No, दिखता sir. सर। नहीं दिखता, चार्ज No, भी नहीं sir. दिखता भाई, हमें तो चार्ज भी नहीं दिखता, हमें तो केवल मास दिखता है। केवल वो चीजें दिखती हैं जो जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आ सकती है, और वो केवल मास से आ सकती है, चार्ज के स्पार्किंग से हो सकती है, तो वो चीजें हमें दिखती है, बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखता। बट उसको छोड़ो, अभी वापस आओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना, टू बी वेरी ट्रू इट इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट जो हमने डेवलप किया कि भैया फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, भाई
जब जैसे कूलाम्बिक फोर्स था, कूलाम्स ने क्या बोला, अभी बार बार देखो पूरा का पूरा कंसेप्ट कूलाम्स के फोर्स पे जो फॉर्मूला है ना कूलम्स लॉ, उसी पे सारा टिका हुआ है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इन्होंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड तो चलो ठीक है जो भी रहेगा, लेकिन जितना दूरी बढ़ेगी उतना फोर्स, भाई जितना पार्टिकल्स Increase होगा। उतना फोर्स कम होता चला जाएगा, है ना। तो उस चीज को मैं अगर मैथमेटिकली दिखाना चाहूँ, मान लो ये चार्ज पार्टिकल था Q, ये चार्ज था मेरा बड़ा चार्ज, ठीक है। अब ये चार्ज एक छोटे चार्ज Q पे फोर्स लगाएगा, तो कूलाम्बिक फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा भाई, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है। मान लो ऐसा लग रहा है, इधर इस पे लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, F इज इक्वल टू के Q बाय, अगर दूरी इनकी R बोले तो R स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम सबको पता है जी अभी तक। अब देखो अगर इस Q को मैं थोड़ा और दूर ले जाऊं, R प्लस L कर देता हूं, तो क्या ये दूरी R प्लस L स्क्वायर हो जाएगी इधर, यस सर। ऐसे बढ़ता Yes, जाएगा। sir. जितना जितना दूर लेता जाऊंगा उतना उतना डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी और उतना उतना फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। डिक्रीज होती जाएगी। हाँ, और ये अभी मैं बताता हूँ। देखो अब देखो ये वाला क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं ना। इक्विपोटेंशियल बहुत सारी जगह पे आता है, ग्रेविटी में भी आता है, इधर भी आएगा, लाइट में भी आएगा, सब में आएगा। तो इक्विपोटेंशियल मतलब कि ऐसा सरफेस एक पॉइंट चार्ज से, अब जब फोर्स की वैल्यू केवल R पे डिपेंड कर रही है, तो R पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब एक ही स्फेरिकल जोन नहीं होगा इसके आसपास, कि एक स्फीयर ले लो जी और उस स्फीयर पे कहीं भी चले जाओ, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि R वैल्यू फिक्स है। ये बात कितनों को समझ आ रही है कि ये छोटा चार्ज इस स्फीयर पे कहीं भी रख दो सर, तो जो F की वैल्यू है वो सेम आएगी, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट चार्ज फिक्स कर दिया और दूसरा चार्ज भी फिक्स कर दिया तो केवल R पे डिपेंडेंट है, और एक स्फीयर का जो रेडियस है वो थ्रू आउट सेम रहता है, कहीं भी पॉइंट ले लो। तो जब इस स्फीयर के ऊपर इस चार्ज को कहीं भी रख दोगे, कहीं भी, तो ये फोर्स की वैल्यू रहने वाली है सेम। सही है। तो अब देखो Yes. एक तो ये बात समझ आई। अब इसको मिटा देते हैं, इसको फिर से आएगा, सब कुछ आएगा। जिनको अभी समझ आ रही है अच्छा है, मैं सिर्फ फाउंडेशन बिल्डअप कर रहा हूँ, नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ समझ आ रहा है उतना ही काफी है, जो दो चार बातें समझ आए उतना काफी। अब बताओ इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक बात है। अब देखो क्या ये लीनियर वेरिएशन रहेगा, मैं बोलता हूँ कि ये चार्ज क्यू था जी, अब उस स्फीयर को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, स्फीयर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो उसको आप ये इमेजिन कर लो कि ये वो है, ये चार्ज क्यू था। अब मान लो कि इतने छोटे रेडियस पे रखता हूँ आर को, तो ये क्यू है, और दोबारा से फिर अगर मैं उतना ही फोर्स का डिक्रीमेंट करता हूँ ना थोड़ा थोड़ा, तो क्या ये ऐसे इनके बीच में डिस्टेंस बराबर रहेगा या फिर ये इंक्रीज होता जाना चाहिए। चलो ऐसे समझ नहीं आएगा, छोड़ो इसको, आप समझ नहीं पाओगे, मैं टर्म्स का यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता है फोर्स इज इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप है, लीनियर नहीं है, तो स्क्वायर के टर्म्स में जाएगा। जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है तो ये दूरी ऐसे बढ़ती जाएगी, है ना। अगर पोटेंशियल का डिक्रीमेंट आप बराबर रखते हो तो दूरी जो है बढ़ती जाएगी, तो वो अभी डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल में। अभी के लिए ये बात समझ आती है क्यू, और ये बात समझ आती है, ठीक है। अब फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने आपको बताया कि चार्ज अपना प्रेजेंस दर्ज करेगा, अपना बताएगा कि यार चार्ज प्रेजेंट है, बस उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जानेंगे, उसका फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कैसे करते हैं कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जानना, तो उसको कैसे देखते हैं। और पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखेंगे। आज का इतना ही है। सात्विक डाउट पूछो बच्चे, सात्विक डाउट है बेटा? हाँ जी, आउट हो गए। हाँ, तो अभी देखो क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी एक मैथमेटिकल, ये कल होगा लेकिन आज नहीं हो पाएगा, अभी इतना ही देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, ये आप सबने देखी है, एक एक प्रॉपर्टी को देखेंगे और उसके पीछे क्या रीजन है थोड़ा उस पर भी नजर डालेंगे। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी ये वही है कि वेक्टर सम होगा, है ना, कि एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई तो ऐड कर दो वेक्टर एडिशन, यही है सुपरपोजिशन।
अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। चार्ज हमने देख लिया, चार्ज अपना प्रेजेंस किस प्रकार से दर्ज करता है उसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज मैथमेटिकल कंसेप्ट बेसिकली। और यहाँ पे बात करते हैं, बाय डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक एक वर्ड पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज। अब ये चार्ज वाला कंसेप्ट भूल जाओ, पर यूनिट चार्ज देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। भाई पर यूनिट चार्ज का मतलब यही था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाय Q। तो ऐसा बोल रहा है ये। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी जो हमने डिस्कस किया था कूलम्ब के वेक्टर फॉर्म में, कि जहां आप कैलकुलेट कर रहे हो ऑन चार्ज Q ड्यू टू 1, तो चोंच उस तरफ रख रहे हो, एरो का हेड उस तरफ रख रहे हो जहां आपको फाइंड आउट करना है, तो उसी डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट वुड एक्सर्ट ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर लगा रहा है, तो वही बात थी, डायरेक्शन वही आएगा जहां पे आपको कैलकुलेट करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज। तो ये चीजें आपको कुछ चीजें जो याद रखनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिकल है, तो हमने डेवलप किया है, तो हमने इसी प्रकार से डेवलप किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकलता हुआ मानेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता हूँ। रेडियली इनवर्ड होगा नेगेटिव चार्ज पे, रेडियली आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज पे। अब रेडियली का मतलब क्या है ये देख लो भाई। रेडियली का मतलब होता है अलोंग द रेडियस, यानी कि किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हो और बाहर की तरफ जाते हो, तो रेडियस का मतलब है जी ये वाला, कि इसके सरफेस से 90 डिग्री पे। समझ गए ना? अगर पॉइंट है तो रेडियली समझ आता है कि बाहर ले जाओ, सरकमफ्रेंस पे उठाओ ले जाओ, यानी कि लॉन्गेस्ट कोड के लोग है ना, सर्कल का रेडियस क्या होता है कि लॉन्गेस्ट कोड का हाफ। तो यहाँ ऐसा हो गया। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए बता रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट से रेडियली आउटवर्ड का मतलब है कि इसके सरफेस से 90 डिग्री पे। तो ये बात जान लो कि फोर्स जो भी है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड जाता हुआ नजर आएगा पॉजिटिव चार्ज से, रेडियली इनवर्ड आता हुआ नजर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो दीज आर द बाय कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव हमने खुद माना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस इज समथिंग दैट अ चार्ज यूजेस टू रिप्रेजेंट इज प्रेजेंस, कि चार्ज प्रेजेंट है उसको दर्शाता है ये वाला। इसका मैग्नीट्यूड क्या है जी? ई से डिफाइन करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसी का एक अलग नाम है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी कितनी है, कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी टर्म को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चार्जेस देखो, ये पॉजिटिव के लिए मैंने बता दिया, अगर सरफेस चार्ज होगा तो इससे भी ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे जो भी बताया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम देखेंगे तो लीनियरली चार्ज है, इनफाइनाइट कंडक्टर रहेगा, ऐसा इनफाइनाइट लेंथ रहेगी, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक। तो उस केसेस में ये किस तरीके से वेरी करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और तो उस केस में क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस, तो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा 90 डिग्री पे। तो यही खत्म हुआ, यही स्टार्ट हुआ, ऐसे रहेगा कैपेसिटर में। तो ये हम देखेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका इधर होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिटी, सॉरी डेंसिटी बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, तो उस मैग्नीट्यूड की ही प्रेजेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ई है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, कितना फोर्स लगेगा, कितना मैग्नीट्यूड है, ये हम डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि अभी आप लोग भी थक गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और ये फ्रेश दिमाग से इसको कल स्टार्ट करेंगे, ताकि इसी के साथ साथ हम 1 या 2 क्वेश्चन इसके कर पाए क्लास। ठीक है, तो अभी तक के जो डाउट हैं, कोई क्वेश्चन है वो सब पूछ लो, अटेंडेंस हमारी हो गई है, और किसी को और कुछ डाउट है तो वो सब पूछ लो, है ना। कल के लिए क्या है? कल के लिए ये टेस्ट चार्ज डिफाइन करेंगे, कल क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो कोई स्किप मत करना। जिस बच्चे को क्लास में, जैसे मैं था, मैं जब आपकी उम्र में था तो मुझे टेस्ट चार्ज के साथ बहुत दिक्कत थी कि यार ये टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ, टेस्ट का मतलब क्या हुआ, और इसको पॉजिटिव ही क्यों लिया भाई। टेस्ट चार्ज को हमेशा छोटा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जैसे आपने स्कूल में भी जिनका हो गया होगा उन्होंने देखा हो, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि पॉजिटिव ही क्यों लिया, व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। तो हम ये सब चीजें जानेंगे की क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और थोड़ा अच्छा समझेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या क्या
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जानेंगे। देन वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फील्ड लाइंस कैसे होती है, उनकी एक एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे एंड व्हाई दे आर सो, भाई एक एक 5-6 प्रॉपर्टी है वो ऐसा क्यों मैनिफेस्ट करती है वो सब देखेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड देन आफ्टर वी विल बी अटेम्प्टिंग सम सिंपल क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कुछ टाइम मिला तो थोड़े टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में सभी लोग टाइम से आना, जैसे आज आए हो अच्छी बात है। और टेस्ट के बारे में जो आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग वी शुड अवॉइड देम, तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। और जो जो प्रेजेंट हैं बाद में अटेंडेंस जिनका नहीं हो पाया वो चैट बॉक्स में डाल दो, तो मैं आपका अटेंडेंस लगा